मेरी 32 साल की कुंवारी दीदी कई सालों बाद घर आई थी। शादी में रुचि ना होने पर पापा से बहस करके जॉब करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वह वहीं रह रही थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मैंने गलती से जीन्स की चैन को गलत जगह पर फंसा लिया। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया। वह बोली, तुम अभी 17 साल के हो, फिर भी तुम्हारा यह इतना बड़ा है। तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा वह देखा और वही। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मैं निखिल हूँ और मेरी उम्र 17 साल है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरे मम्मी पापा दोनों नौकरी करते हैं। दोपहर को स्कूल से घर लौटने के बाद घर पर कोई नहीं होता था। कई बार अकेलापन महसूस होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरे पापा ने मेरी दीदी को, जो कई सालों बाद हमारे घर आई है, मेरे साथ रहने के लिए बुला लिया है। मेरी दीदी श्रुति 22 साल की है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। मुझे याद है जब वो पहली बार घर आई थी तो उसने मुझे देखते ही गले लगा लिया था। उसने कहा, निखिल, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं भी बहुत खुश था कि अब घर पर कोई होगा जो मेरी देखभाल करेगा। पहले मैं अपना कमरा अकेला ही इस्तेमाल करता था, लेकिन अब दीदी मेरे साथ रह रही थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि मुझे अच्छा लगता था कि वो मेरे साथ है। जब मैं स्कूल से थक कर घर आता था तो वह हमेशा मेरे हाथ से बैग ले लेती थी और मुझे खाना खिलाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। कुछ महीने पहले मुझे थायराइड की बीमारी का पता चला। इतनी कम उम्र में यह जानकर मैं काफ़ी परेशान हो गया था। डॉक्टर ने मुझे एंटी थायराइड इंजेक्शन लेने की सलाह दी थी। हर दिन एक मेल नर्स घर आता और मुझे इंजेक्शन लगाता। मैं इस बीमारी से परेशान था, लेकिन दीदी के साथ होने से मुझे थोड़ा सुकून मिलता था। वह हमेशा मुझे हिम्मत देती थी और कहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दीदी ने मेरे स्कूल और पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह मेरे नोट्स चेक करती, मेरे साथ बैठकर पढ़ाई करवाती और अगर मुझे कोई परेशानी होती तो वह मेरी मदद करती थी। मुझे उसकी यह बात बहुत पसंद थी कि वह हर काम को बहुत ही प्यार और ध्यान से करती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं और दीदी एक दूसरे के और करीब आ गए। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। मैंने उसके साथ अपने हर अनुभव और हर छोटी बड़ी बात साझा करनी शुरू कर दी थी। स्कूल की परेशानियाँ, दोस्तों के साथ हुए झगड़े और यहाँ तक कि मेरे दिल की बातें भी मैं उससे कहने लगा था। वह भी मुझे समझाने और सलाह देने में कभी पीछे नहीं रहती थी। एक रात जब मैं गहरी नींद में था, अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर पर किसी का हाथ था। यह महसूस करके मैं चौंक गया। जब मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि दीदी मेरे शरीर पर हाथ फेर रही थी। मैं ये समझ नहीं पाया कि वह क्या कर रही थी। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद यह गलती से हो रहा होगा। कभी कभी इंसान नींद में कुछ कर बैठता है जिसका उसे खुद भी पता नहीं होता। मैंने खुद को समझाया कि यह बस एक हादसा है और शायद दीदी को भी इस बारे में पता नहीं है। इसलिए मैंने उस रात कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन स्कूल से आने के बाद मैं हमेशा की तरह थका हुआ था। दीदी ने मेरा बैग लिया और मुझे खाना खिलाया, लेकिन मेरे मन में रात की बात चल रही थी और मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। मैंने दीदी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, पर रात में फिर वही घटना घटी। इस बार दीदी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह सिर्फ गलती नहीं थी। अब मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे। दीदी का यह व्यवहार मेरे लिए बहुत ही अजीब और अनजान था। वह हमेशा मेरी दीदी रही थी, मेरी देखभाल करती थी, मुझे प्यार करती थी, लेकिन अब जो कुछ हो रहा था वह मुझे बहुत असहज और घबराहट भरा महसूस करा रहा था। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरे मन का वहम है या फिर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। पर सच यह था कि मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दीदी का व्यवहार दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। वह अब मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी थी और मुझे यह सब बहुत गलत लगने लगा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे मम्मी पापा से इस बारे में बात करनी चाहिए? लेकिन अगर मैं उनसे कुछ कहता तो दीदी पर क्या असर पड़ता? क्या वो मुझे गलत समझते? मैं बहुत उलझन में था। हर रात
जब मैं सोने जाता तो मुझे डर लगने लगता था कि दीदी फिर से वैसा कुछ करेगी। अब मैं अपने ही कमरे में असहज महसूस करने लगा था। मैं दीदी से नज़रें मिलाने से भी कतराने लगा था। मुझे उसके इस व्यवहार से डर लगने लगा था और मैं इससे बाहर निकलना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे। दीदी के इस अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उससे इस बारे में बात करूंगा अगले दिन। जब मैं दोपहर में स्कूल से घर आया और खाना खाते समय मैंने उससे सवाल किया। तब मैंने कहा, दीदी, पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? जैसे ही मैंने दीदी से यह सवाल किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसने कहा, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने दीदी की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उसी रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह बाथरूम में होगी, लेकिन वह कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकला और चारों ओर नज़र दौड़ाया। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर दिखी। वह मम्मी पापा के कमरे में झांक रही थी। वह वहाँ क्यों झांक रही थी, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी की ओर जाने की सोचा, पर तभी वह मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। इसलिए दीदी के मुझे देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आई। आते ही वह अपनी जगह सो गई और उसका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात मुझे ज़रूर समझ में आई थी कि वह मम्मी पापा के कमरे में कुछ देखती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। दीदी आखिर मम्मी पापा के कमरे में क्यों झांकती हैं, ये जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और दीदी ही थे। दीदी मेरा पढ़ाई करवा रही थी। जब वह मेरा पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने उसे सहजता से सवाल किया, दीदी तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी एक बहुत तनावपूर्ण रिश्ता होता है, क्यों बेवजह उसमें फंसना। पर अब धीरे धीरे मुझे शादी की ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरे उम्र का जोड़ीदार मिलना थोड़ा मुश्किल है। दीदी के जवाब पर मैंने फिर से उससे कोई और सवाल नहीं किया। तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। कुछ ही देर बाद इंजेक्शन देने वाले ब्रदर मुझे इंजेक्शन देने के लिए घर आया। इंजेक्शन लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैं सोकर उठा तो उठते ही मुझे तेज़ भूख लग गई थी। मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने दीदी से मेरे लिए मैगी बनाने को कहा। उस समय दीदी मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे दीदी वहाँ कुछ अलग ही रूप में दिखी। अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। वह खुद को शीशे में ऐसे निहार रही थी जैसे वह 18 साल की लड़की हो। दीदी का खुद को निहारना अब कब खत्म होगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ा था। लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और भी अदा बिखेर रही थी। इधर मेरी भूख भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं दीदी के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही दीदी थोड़ी शर्मा गई। उस समय वह वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। दीदी उस वक्त नहाने का गाउन पहने हुए थी। मुझे देखते ही उसने कहा, उठ गए निखिल, तुम अच्छा अब आ ही गए हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं वहाँ गया था, लेकिन दीदी तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने में व्यस्त हो गई थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर वह मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, निखिल तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अब भी शादी करनी चाहिए? दीदी के इस सवाल पर मैं क्या जवाब दूं, समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, दीदी शादी करना तुम्हारा निजी फैसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए मैगी बना सकती हो? मेरी बात सुनकर दीदी हंस पड़ी। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उसने मुझे मैगी बना के दी। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि मैं मम्मी पापा के कमरे में झांकूं, क्योंकि मुझे जानना था कि दीदी वहाँ क्यों जाती है।
रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, प्यास लगी है, लेकिन कमरे में पानी नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। मैं यह सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था ताकि दीदी को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वह भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला। फिर पानी पीने किचन ना जाकर मैं मम्मी पापा के कमरे के बाहर गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था और जब मैंने अंदर झांका तो मम्मी पापा एक दूसरे के साथ दिखे। पापा ने मम्मी को प्यार से पास में खींच लिया था। वह दृश्य देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ गई। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात मैंने दीदी को अपने कमरे से बाहर जाते नहीं देखा था, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया था कि दीदी के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे उससे अकेले में बात करनी थी। देखते देखते 3 दिन बीत गए। मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। ये प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी बाप का कहना था कि सामने मेरे 10वीं का एग्ज़ाम है, इसलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करूं। मम्मी बाप ने मुझे छुट्टी के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से उन्होंने मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए। 3 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुईं तब मम्मी बाप अपनी ट्रिप पर निकल गए थे। उनके जाने के बाद घर में मैं दीदी के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने दीदी से सवाल किया। मैंने उससे कहा, दीदी अब तुम्हें भी शादी करने की इच्छा होती होगी, है ना? यहाँ आने के बाद से मम्मी बाप को साथ देखकर तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने सवाल किया उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, निखिल तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान लिया। फिर दीदी ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल छोटे नहीं हो। तुम्हारी इस समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक बड़ा आदमी नज़र आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी इस उम्र में मुझे कोई पसंद करेगा? दीदी ने फिर वही सवाल मुझसे किया था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद से दीदी का नज़रिया मेरे प्रति बदल गया था। उस दिन के बाद से दीदी ने घर में मम्मी के स्टाइलिश कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। दीदी को स्टाइलिश कपड़ों में देखकर मैं उसे देखता ही रह जाता। जब वह स्टाइलिश कपड़े पहनकर तैयार होती तो वह खास तौर पर मेरी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहती। इतना ही नहीं, वह मुझसे चिपक कर फोटो भी खींचवाती। दीदी का जो भी स्पर्श मुझे होता वह कुछ अलग ही दर्शाता था। उसका एकदम से बदला हुआ अंदाज कुछ और ही बता रहा था, जैसे वह मुझे बेवजह इशारे कर रही हो। एक दिन दोपहर में दीदी ने मुझसे कहा, निखिल तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ बातें समझनी होंगी। उसके बोलने का तरीका और उसके शब्दों में छिपी बातें मुझे चौंकाने लगी थीं। मैंने सोचा कि शायद यह सब सिर्फ मेरे दिमाग का वहम हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे उसके इरादों पर शक होने लगा था। उस रात मैं सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मुझे जानना था कि दीदी के मन में क्या चल रहा है। जैसे ही दीदी ने सोचा कि मैं गहरी नींद में हूँ, वह धीरे से उठी और मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरे बालों को सहलाना शुरू किया। ये सब पहले से कहीं ज़्यादा अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन मुझे अब कुछ गलत महसूस होने लगा था। मैंने अपनी आंखें आधी खोली और देखा कि दीदी मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैं चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद वह उठी और कमरे से बाहर चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने जा रही थी, लेकिन मैं उठकर उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अगले दिन दीदी का व्यवहार और भी ज़्यादा अजीब हो गया। उसने मुझसे कहा, निखिल तुम अब मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? हम इतने करीब थे, लेकिन अब तुम मुझसे बातें नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। उसके शब्दों में एक तरह की शिकायत थी, लेकिन वह शिकायत कहीं ना कहीं एक दूसरे तरह की चाहत में बदल रही थी। उस दिन के बाद से दीदी ने मेरे और भी करीब आने की कोशिश की। वह मुझे बार बार छूने का बहाना ढूंढती। जब भी मैं पढ़ाई कर रहा होता, वह मेरे पास आकर बैठ जाती और कहती, तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूं? लेकिन उसकी मदद सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहती थी। उसकी नज़रें अब मुझे असहज कर रही थीं। एक दिन सुबह नहाने के बाद मैंने जीन्स पहनी। जीन्स पहनते समय अचानक उसकी जिप गलत जगह अटक गई
और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं जोर ज़ोर से मम्मी को पुकारने लगा। मम्मी तो घर पर नहीं थी, यह मैं कुछ देर के लिए भूल गया था। मेरी आवाज़ सुनकर मम्मी नहीं, लेकिन दीदी दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। उसने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ निखिल? मैंने उसे सब कुछ बताया। तब वह मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उसने मेरी जीन्स को हाथ लगाया, मैं शर्म से पीछे हट गया। मैंने कहा, दीदी मुझे शर्म आ रही है। तब उसने समझाते हुए कहा, अभी के लिए शर्म को अलग रखो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए परेशानी में पड़ जाओगे। अब तुम्हारी मम्मी तो घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद मुझे ही करनी पड़ेगी। तब मैंने अपनी आंखें कसक बंद कर ली और उसे मेरी मदद करने दी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में उसने मुझे मेरी परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से दीदी की नज़र मुझ पर बदल गई। मेरी मदद करने के बाद वह मुझे एक अलग नज़र से देखने लगी थी। उसने कहा, निखिल, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से सामान्य समझ रही थी, लेकिन तुम तो 17 साल की उम्र में ही बहुत बड़े हो गए हो दीदी। जो कुछ भी कह रही थी मैं सब समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर खुद ब खुदा मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद दीदी ने कहा, आज से जब तक मम्मी घर नहीं आती मैं तुम्हें नहला दिया करूँगी। मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला था। मेरे इनकार पर दीदी ने कहा, ठीक है, नहाना तुम खुद ही करो, लेकिन नहाने के बाद तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज तुमने जो गड़बड़ की थी उससे बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता था। आज के बाद मैं तुम्हें तैयार करूँगी। उसकी बात पर मैंने सहमति जताई। उस दिन हमेशा की तरह दोपहर में ब्रदर ने मुझे इंजेक्शन देने घर आया। इंजेक्शन लेने के बाद उस दिन मैं रोज़ की तरह सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया। हॉल में आते ही मैंने टीवी चालू कर दिया। टीवी की आवाज़ सुनकर दीदी मम्मी के कमरे से बाहर आई। शायद वह मम्मी के कमरे में आराम कर रही थी। दोपहर में जिस तरह से दीदी तैयार हुई थी उसका मचलना कुछ अलग ही था। खैर, आज भी दीदी ने छोटे कपड़े पहने थे। उसने कहा, निखिल, मैंने ख़ास तुम्हारे लिए पानी पूरी बनाई है, रुको मैं किचन से लेकर आती हूँ। किचन में जाते समय उसने टीवी बंद कर दिया और पानी पूरी लाने के लिए किचन में चली गई। वह मुझे हॉल में भी पानी पूरी खिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर बैठाकर अपने हाथों से पानी पूरी खिलाने लगी। पानी पूरी खाते समय दीदी बार बार मेरे बालों पर हाथ फेर रही थी। वह कह रही थी, तुम बहुत समझदार हो गए हो, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। तब दीदी के परफ्यूम की खुशबू मेरे कमरे में चारों ओर फैली हुई थी। वह बात कर रही थी और मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी। कुछ देर में मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं नींद से जागा तो मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। उठते ही मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ समय बाद दीदी मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, निखिल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतना आनंद आएगा। दीदी की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बातों पर सिर्फ सिर हिला दिया, क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। दीदी ने कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, हम मज़े करेंगे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर गया। तब दीदी ने हॉल में मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इससे पहले दीदी ने कभी मेरी पसंद के गाने नहीं सुने थे। उसे डीजे के गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उस दिन उसने खुद ही मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इतना ही नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस कराने लगी। उसने मेरा एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा अपने कंधे पर रखा। वह मेरे साथ कपल डांस करने लगी। दीदी इतनी खुश क्यों थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दीदी मुझे खुश दिखाई देने लगी। लेकिन दोपहर में जब भी मैं सोकर उठता, मुझे बहुत थकान महसूस होती थी। सोकर उठने पर वह मुझसे हमेशा एक ही बात कहती, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। मैं उसे किस तरह से खुश कर रहा था यह मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो तकलीफ मुझे हो रही थी वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। शुरू में मुझे दीदी से तैयार होने में संकोच होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ गई। अब मैं बिना शर्माए दीदी से तैयार होने लगा था। अगले कुछ दिनों में दीदी और मेरे बीच एक अलग रिश्ता बनने लगा। मैं पहले इसे सामान्य समझता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि दीदी मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास जगह रखती है। हर दिन वह मुझसे पहले की तरह बातचीत करने लगी, लेकिन उनकी नज़रें अब मुझ पर कुछ और ही कह रही थीं। मुझे उनके साथ बिताया गया हर पल खुशी देता था। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रहा था, दीदी ने मुझे देखकर कहा, निखिल, आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ दूंगी। मैं उत्सुकता से बोला, क्या सरप्राइज़ है दीदी?
उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस तैयार हो जाओ, सब पता चल जाएगा। उसके चेहरे की मुस्कान में एक अलग ही चमक थी। मैंने सोचा कि शायद वह मेरे लिए कोई ख़ास डिनर बना रही होंगी या कोई फिल्म देखने ले जाएंगी। जब मैं तैयार हो गया तो दीदी ने मुझे बाहर बुलाया। वह मुझे एक सुंदर पार्क में ले गई। वहाँ हरियाली थी और बच्चों की हंसी खुशी से पूरा वातावरण गूंज रहा था। दीदी ने कहा, यहाँ तुम्हारे लिए एक पिकनिक का आयोजन किया है। मुझे बहुत खुशी हुई। दीदी ने मेरे लिए मेरी पसंदीदा चीज़ें जैसे पिज्ज़ा और चॉकलेट बनाई थीं। हम दोनों ने साथ में पिकनिक का आनंद लिया। पिकनिक के दौरान दीदी ने मुझसे कहा, तुम बहुत समझदार हो गए हो, अब तुम बड़े हो गए हो। उसकी यह बात सुनकर मुझे खुशी हुई, लेकिन साथ ही मुझे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दीदी। अगले कुछ दिनों में दीदी और मेरे बीच एक अलग रिश्ता बनने लगा और मुझे वह सब कुछ अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद मम्मी बाप घर आ गए। अचानक एक दिन मुझे बहुत चक्कर आने लगे और फिर घर वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अचानक मुझे क्या हुआ यह मुझे भी समझ नहीं आया। जब मेरी आंखें खुली तो पता चला कि मैं लगभग 1 महीने बाद आईसीयू से बाहर आया हूँ। 1 महीने में आईसीयू में रहा और इसका कारण जब डॉक्टरों ने मम्मी पापा को बताया तो वे भी मेरे साथ हैरान रह गए। जब मैं आईसीयू से बाहर आया तो डॉक्टरों ने खुद मुझसे बातचीत किया। पिछले 1 महीनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या नहीं, ये डॉक्टरों ने मुझसे विस्तार से पूछा। मेरे साथ बातचीत के बाद डॉक्टरों को मेरे रोग का पता चला। उन्होंने मम्मी पापा को बताया कि निखिल को पिछले 1 महीनों से एक अजीब बीमारी हो गई है। उसने खुद की एक अलग दुनिया बना ली है। वह कल्पना में जी रहा है। डॉक्टरों ने मेरे साथ साथ घर के सभी लोगों से बात की थी। फिर डॉक्टर ने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों अपने काम में व्यस्त थे, आपने खुद के लिए समय निकाला, लेकिन अपने बेटे से बातचीत सही समय पर नहीं किया। आपका बेटा खुद से बातें करता था और इस पर आपका ध्यान नहीं था। इसके बाद घर में निखिल की दीदी आई। निखिल ने अपनी दीदी को भी एक शख्स के प्यार में पड़ते हुए देखा था। इंजेक्शन लेने के बाद वह रोज़ अपनी दीदी को घर आए, इंजेक्शन देने वाले ब्रदर के साथ देखता था। यह सब देखकर उसे लगने लगा कि प्यार केवल लड़के और लड़की के बीच होता है। इसीलिए निखिल खुद को उस ब्रदर के रूप में देखने लगा। जब जब वह अपनी दीदी को उसके प्रेमी के साथ देखता तो वह खुद को उस जगह पर देखता और इस दौरान वह भी गलत राह पर जाने लगा। मोबाइल में गलत चीज़ें देखकर उसने भी गलत काम करना शुरू किया और इस वजह से वह धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। उसके बार बार के विचारों के कारण उसे आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ गई। निखिल के साथ जो पिछले 1 महीने में हुआ उसके लिए उसकी फैमिली जिम्मेदार है। डॉक्टर ने जो कुछ हुआ वह मम्मी पापा को बताया था और दीदी भी वहाँ मौजूद थी। तब दीदी के गले में मुझे मंगलसूत्र दिखा। मुझे तब पता चला कि जब मैं आईसीयू में था तब मम्मी पापा ने दीदी की शादी उसके प्रेम से करवा दी थी। मेरी हालत देखकर दीदी ने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, निखिल, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई थी, लेकिन मैं भी अपनी ही दुनिया में खो गई थी। तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हो गई थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी मुलाकात इस शख्स से हुई और धीरे धीरे हमारे बीच प्यार पनप गया। मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई थी कि मैंने कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये मेरी भी गलती थी। दीदी की बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद बोलने में असमर्थ था। मुझे क्या बीमारी थी इसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था। मेरी बीमारी के बारे में पता चलते ही मम्मी पापा ने उस दिन के बाद से मेरी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। तब मुझे यह समझ में आने लगा कि प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच का रिश्ता नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चे का भी एक प्रेम पूर्ण रिश्ता होता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल कई माता पिता अपने करियर को बनाने में व्यस्त रहते हैं। इसी करियर की दौड़ में वे अनजाने में अपने बच्चों की उपेक्षा कर देते हैं। इसका उन्हें एहसास नहीं होता। अगर माता पिता खुद अपने काम में व्यस्त होंगे तो इसके दुष्परिणाम बच्चों पर पड़ने लगते हैं। बच्चों को गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की मानसिक बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ मित्र की तरह व्यवहार करें, रोज़ उनसे बातें करें, उन्हें कभी कभी बाहर घुमाने ले जाएं। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। यह माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।